हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं 2023 का पीवाईक्यू जेएमआई का एमएससी केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने डिस्कस कर दिया हूं 2024 का पूरी कंप्लीट 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन पीवाईक्यू बहुत इजी लेवल में सोल्व किया हूं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आपका लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का। तो अगर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम है, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। आपके पास अभी 10 मई है, 14 मई को आपको पेपर होने वाली है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू से देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो आप पीवाईक्यू सोल्व नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत दिक्कत रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सोल्व करने वाला हूँ 2023 का पीवाईक्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। 2023 का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थी 2023 में, बट 2024 में क्वेश्चन काफी टफ था एज कंपैरिजन ऑफ 2023। तभी इसके वजह से कट ऑफ जो थी 2024 का बहुत कम गई थी। तो बहुत बच्चे सवाल करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगी 2025 का, या सेफ जोन कितना है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन टफ आएंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी, क्वेश्चन ईजी आएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा गया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये सिंपली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। आपको पता है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल जी माइनस टी डेल एच होता है। उसी को ड्राइव कर दिया गया है, और जैसे आप ड्राइव करोगे तो उसका आंसर आपका सी देखने को मिल जाएगा करेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हमें से याद रखना है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का, गिब्स एनर्जी का, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला के बेस पे रेशियो पूछा गया है। सिंपली आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप रेशियो से आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2RT/m, और एवरेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 8RT/m होता है, और रूट मीन स्क्वायर का होता है रूट अंडर 3RT/m। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में भी देखने को मिले थे। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, और आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसको वीडियो में सोल्व करवा रहा हूँ। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, RT/m जो है ये कॉमन है, तो इसको आपको कॉमन ले लेना है। और ये सिंपली आपको रेशियो में आप लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रेशियो मैंने लिख रखा हूँ आपके लिए। इसकी रेशियो लेंगे तो ये आपकी जो तीनों रूट अंडर RT/m होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ बचेगा √2 रेशियो √8/π रेशियो √3। अब √8 को हम लिख सकते हैं सिंपली, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2। क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का रूट क्या होता है 2√2 लिख सकते हैं। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आपको देखने को मिलेगा, और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बी देखने को मिल जाएगी। 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन 0.1 पोटेशियम नाइट्रेट, 0.15 मोलर पोटेशियम सल्फेट एंड 0.023 मोलर लैंथेनम सल्फेट अप्रोक्सीमेटली। आपको सिंपली क्या निकालना है, आपको आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले आपको वीडियो में सोल्व कराया हूं आयनिक स्ट्रेंथ कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। I इक्वल टू 1/2 समेशन CiZi का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट का कंसंट्रेशन दे रखा है, और आपको लैंथेनम सल्फेट का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। तो आपको करना कुछ है नहीं। तो जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो पोटेशियम प्लस और NO3 माइनस आपको देखने को मिलेगा। पोटेशियम पे चार्ज 1 देखने को मिलेगा, और नाइट्रेट पे -1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना कुछ है नहीं, कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करना जो आपको दे रखा है, और पोटेशियम का चार्ज आपको +1 है और नाइट्रेट का -1 है। आप जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.1 आएगा। उसी तरह से पोटेशियम सल्फेट को करना है, जिसे कंसंट्रेशन दे रखा है, उसका आप I निकालोगे तो 0.45 आएगा। और लैंथेनम सल्फेट को आप जब आप वाटर में डिसोसिएट करोगे तो आपको सिंपल आएगा La+3 आएगा, ठीक है, La+3 आएगा, ओके। और सल्फेट का आएगा सल्फेट 2 चार्ज आएगा, बट यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होंगे वो सल्फेट 3 है, तो 3 सल्फेट पे चार्ज -2 आएगा। और उसके बाद अब आप आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे तो 0.2415 देखने को मिलेगी। अब उसके बाद करना क्या, सिंपली आपको कैलकुलेट करना जितनी भी आयनिक स्ट्रेंथ है सारे को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद 0.8 के अप्रोक्सीमेशन आती है, तो यहाँ पर 0.8 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 0.9 के ऑप्शन में आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, ओके। 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये ब्रैग इक्वेशन से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिलती है सॉलिड स्टेट से, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है, सिंपली मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब n = 1 दे रखा है,
फ्रॉम द क्रिस्टल सरफेस व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा वाज फाउंड टू बी 10.5, मतलब साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, साइन 10.5 की वैल्यू आपको दे रखा है 0.1822, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इन द क्रिस्टल पैरेलल टू द सरफेस। आपको सिंपली आपको डी निकालना है। आपको पता है ब्रैग इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें से आपको डी निकालना है। जैसे आप डी कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला आपको जनरेट हो जाएगा एन लैम्डा इक्वल टू 2 साइन थीटा। आपको कुछ करना है नहीं, इसमें सारे फॉर्मूला जो है उसकी वैल्यू पुट करने हैं। आपको n इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 इसलिए है कि फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से पूछा गया तो n 1 होगा, और लेमडा की वैल्यू दे रखा है 0.314, वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में, और यहाँ पर साइन थीटा 10.5 जो दे रखा है वो आपको वैल्यूज भी दे रखा है। सारे वैल्यू को पुट करोगे तो आपको डी के वैल्यू 0.368 नैनोमीटर आएंगे। तो सिंपल इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लेड सल्फर, पीबी और एजी। पीबी और एजी आपका लेड सल्फर है, ये दोनों क्या है एलॉय होता है, ठीक है। और इसका जो आपका जो मतलब स्टेटमेंट जो करेक्ट होगा वो आपको दो कर्व देखने को मिलती है, वन यूटेक्टिक पॉइंट देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप ग्राफ से देख सकते हैं कर्व इसलिए होता है कि इसकी जो टेम्परेचर होती है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो दो देखने को मिलती है, और इसकी जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर थोड़ा अलग अलग होते हैं, अलग अलग इसकी फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग टेम्परेचर वेरिएट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो कर्व होते हैं वो दो देखने को मिलते हैं। पर देखो एक कर्व ये है और इसका एक कर्व ये है, और दोनों कर्व जो मिलाने वाली होती है वो एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको ये दो कर्व देखने को मिलेगा, वन यूटेक्टिक पॉइंट होगा, आपका 5 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द गोल्ड सोल्ड प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड विल हैव द डिफरेंट कलर इज ड्यू टू। तो गोल्ड मेथड जो होता है प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, बट उसकी जो वजह जो कलर्स आती है वो किस वजह से कलर्स आती है, वो रीजन ये होता है डिफरेंट ऑफ साइज की वजह से। तो जो साइज डिफरेंट होते हैं उसी वजह से कलर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन, गोल्ड सोल्स कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। तो साइज पे डिपेंड करता है, जैसा साइज डिफरेंट होगा तो उसका जो कलर्स भी होंगे वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। स्मॉल पार्टिकल्स तो मे भी रेड और पिंक कलर देखने को मिलेगी, और लार्ज पार्टिकल में अपीयर्स पर्पल, ब्लू और इवन ग्रे कलर का भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होंगे 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.36 ऑफ ग्लूकोज एंड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, केबी का आपका वैल्यू दे रखा है। आपको पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। एम क्या होता है मोलालिटी, स्मॉल एम की बात कह रहा है तो एम इक्वल टू मोलालिटी होता है। तो पहले यहाँ पर केबी आपका वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टीबी निकालना मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना, डेल्टा टीबी निकालनी है। मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा केजी के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको केजी को देखने को मिल जाएगी। तो आपको सॉल्वेंट तो दे रखा है, सिर्फ आपको मोल्स निकालने हैं किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास होता है। गिवन मास कितना दे रखा है ग्लूकोज है 0.36 ग्राम, मोलर मास ग्लूकोज क्या होता है 180 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मोल्स आ जाएगा 0.002 मोल आएगा। सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका मोलैलिटी देखने को मिलेगा 0.02 मोल पर केजी, मतलब आपको सिंपली मोलैलिटी इसकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी भी आपको निकालना, मोलैलिटी आपको आ ही गया तो डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे तो 0.0104 केल्विन देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लॉटिंग log 10 के 1/t, मतलब कि log 10 के उसके अगेंस्ट है 1/t के बीच में आपको ग्राफ बताना है, और उसको ग्राफ को बताने के साथ आपको स्लोप क्रिएट करना है, आपको स्लोप बताना है। जैसे आप इसको ग्राफ बताओगे यहाँ पर देख सकते हैं log k है, ठीक है, यहाँ पर log k है और यहाँ पर 1/t है, इसके अगेंस्ट में आपको ग्राफ बताना है। और उसकी जो ग्राफ बताने के बाद आपको जो स्लोप आने वाली है वो स्लोप क्या रहने वाली है। तो स्लोप आप देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से पहले आपको फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होगा अरहेनियस इक्वेशन पे। आपको अरहेनियस इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस a अपॉन RT होता है। और हम दोनों साइड बोथ साइड हम लॉग लेंगे, तो लॉग लेने के बाद आपको फॉर्मूला ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला जनरेट होगा तो इसको हम y सपोज करेंगे, ये c होगा, ये mx हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है।
ठीक है। तो यहां से यहां पर आपको यही एम हो गया, मतलब ये स्लोप हो गया, एम इक्वल टू स्लोप होता है, यही फॉर्मूला होता है, यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते ग्राफ ये है, ये आपका स्लोप देखने को मिल रहा है, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, तो जो आपको सी इंटरसेप्ट होता है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया स्लोप, तो जो स्लोप कितना आ रहा है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वांट ऑफ फैक्टर ऑफ ग्लूकोज और NaCl। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने पहले बोला 2023 क्वेश्चन बहुत इजी था एज कंपैरिजन 2024 का। तो यहाँ पर पूछा गया है वांट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर पता है, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसकी डायरेक्टली जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली वैल्यू आई की 1 होती है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको हम डिसोशिएट करते हैं तो 2 आयंस देखने को मिलती है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस देखने को मिलते हैं। मतलब कितने आयंस देखने को मिली, 2 आयंस। तो ग्लूकोज का 1 वांट ऑफ फैक्टर होगी और NaCl का पर 2 देखने को मिलेगी, तो आपका C करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ नोड रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है वो n माइनस एल माइनस 1 होता है। बट यहां पूछा गया है इस ऑर्बिटल के अंदर में, तो इस ऑर्बिटल में एल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 0 होती है। तो जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो n माइनस 0 माइनस 1 होगा, मतलब सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको 30 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्लोइंग इक्वेशन रिलेटेड। आपको ये इक्वेशन आपको दे रखा है, सिंपली इक्वेशन नॉन्स्ट इक्वेशन का है, बट यहाँ पर कैलोरी की बात कह रहा है। ई कैलोरी इक्वल टू ई नोट कैलोरी माइनस RT अपॉन एफ ln Cl माइनस, ये सिंपल इसका बी करेक्ट हो जाएगी, मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन मोलिकुलर ऑर्बिटल मेथड द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आपने अब मोलिकुलर ऑर्बिटल MOT थ्योरी आपने पढ़ा होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उसमें जैसे आप N2 या डायटोमिक का निकालते हैं या फिर पॉली एटोमिक का निकालते हैं या हेट्रो एटोमिक का निकालते हैं, उसमें आपने देखा होगा एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग होता है, मतलब सिग्मा और पाई और सिग्मा स्टार सिग्मा पाई स्टार। तो इसके अंदर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो रिप्रेजेंट की जाती है सिंबल, वो सिग्मा पाई उसकी बॉन्डिंग और उसकी एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार और सिग्मा पाई स्टार। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड 1 डायमेंशनल बॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ। आपका एल दे रखा है, एंगस्ट्रॉम 1 लेंथ आपको दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम इसका लेंथ दे रखा है। सिंपली आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे एन इक्वल टू क्या होती है, 1 होता है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है। एल आपको दे रखा है, एन की वैल्यू मैंने बता दिया 1 होते हैं। एच आपको प्लैंक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एच की बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर में पूछा गया, यूनिट के अकॉर्डिंग, उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको पुट करना प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जूल सेकंड में पुट किया हूँ। और यहाँ पर आपको मास आपको पता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg होती है, और आपका लेंथ की वैल्यू होती है एंगस्ट्रम में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो आप जैसे उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको जूल में आएगा, जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में। और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होती है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना है। सिंपली जैसे आप डिवाइड करोगे आपको वैल्यू आ जाएगी 37.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा जूल सेकंड में ले लिया, बट आप कोशिश करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना, क्योंकि क्वेश्चन से पूछा, क्योंकि आंसर में जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा दैट सिलेक्शंस रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जब कराया था, उसमें बताया था कि जो डेल्टा जे वैल्यू होती है वो प्लस माइनस क्या होती है, 1 होती है। सॉरी, जो डेल्टा जे वैल्यू होती है, हाँ, डेल्टा जे वैल्यू जो होती है प्लस माइनस क्या होती है, 1 होती है, प्लस माइनस 1 होती है। जो प्लस 1 होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, माइनस 1 जो होती है वो इमिशन के लिए होता है। आपका 14 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्यूरिफाइड।
कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो प्यूरिफाइड किस में नहीं करती है, तो वो डायलिसिस तो प्यूरिफाइड करती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी करती है, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्यूरिफाइड नहीं करती है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर में। तो 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इनक्लूडेड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, तो ये प्रेशर इक्विलिब्रियम भी आता है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आता है, तो मतलब सारे आते हैं, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power -8 मोलर एसीएल एक्वस सॉल्यूशन और 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा, KW की वैल्यू दे रखा। ये क्वेश्चन आपको 2024 में भी मैंने कराया था, तो जो 2023 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए, हम सेम क्वेश्चन पूछे गए। मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में कि PYQ से क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको 1.1 × 10 to the power -7 आएगी, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। अगर आपने 2024 का क्वेश्चन देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें कैसे एक्सप्लेन किया है तो वहां से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यहाँ पर आप सिंपली आप इसको कैलकुलेशन आप देख के समझ सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन भी है, ये भी 2024 में आ रखा है, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2024 में आ रखा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेम क्वेश्चंस है। जो आपको 0.1 मोल है, आपको हीट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, सिंपली आपको निकालना क्या है, डायटोमिक बताना है कि ट्राइटोमिक बताना है। इसका आंसर आपको डायटोमिक हो जाएगा, मैंने पहले करा रखा हूँ। ये जो हीट कैपेसिटी जो आती है वो 20 आता है, जब डायटोमिक आप निकालोगे CV = 5/2R और R की जो वैल्यू पुट करोगे तो आपको 20 देखने को मिलेगा। सिंपली इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसका सिंपली आंसर आपका करेक्ट हो जाए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2024 में, थोड़ा बहुत डिफरेंट था लेकिन सेम क्वेश्चन पूछा, उसमें बैरियर पूछा गया था -L/2 + L/2 से पूछा गया था, लेकिन सिंपली वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है। तो जो फॉर्मूला होता है √2, हाँ इसे जो फॉर्मूला होता है √2/a इंटू साइन n πx/a होता है। तो एल के जगह पर आप ए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको फॉर्मूला होता है एल के जगह पर ए पुट की जाती है, मतलब √2/l होता है। साइन इंटू n πx/l भी होता है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज द रिलेशन ΔH = ΔE + P ΔV वैलिड फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर में इसका जो आंसर होगा कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में ही देखने को मिलता है। हाँ, इसको आप डिराइव कर सकते हो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से, इंटरनल एनर्जी = होता है Q + W और W को आप लिख सकते हैं P ΔV। वहां पर प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वो क्लोज सिस्टम के अंदर ही होता है। तो 20 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज Y। उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी Y मोल पर डेसीमीटर क्यों। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल A2X3 को आप डिसोशिएट करोगे तो 2A आएगा, मतलब 2A के पावर 4 3 आएगा और 3x के पावर -2 चार्ज आएंगे। और यहाँ पर देख जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, जो पहला हम सपोज करेंगे y है, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2y हो जाएगा। और यहाँ पर भी y है बट इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन है। और सिंपली हम जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे KSP, तो KSP जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में चली जाती है, और जैसी पावर में चली जाएगी आपको वैल्यू पुट करना है। जैसी वैल्यू पुट करोगे तो 108 y के पावर 5 देखने को मिल जाएगा। आपको आंसर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन 2x + y x2y आपको देखने को मिल रही है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x2y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय द। तो जैसे मतलब 2x और y से हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है x2y, और x2y की जो मोल होता है वो किस पे अफेक्ट करती है, टेम्परेचर पे करती है, प्रेशर पे करती है, या फिर सिर्फ टेम्परेचर पे करती है। तो एक्चुअली मैं बता दूं प्रेशर पे तो करती है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, रिएक्टेंट में 3 मोल्स हो गए, यहाँ पर आपको 1 मोल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस मोलिक्यूल्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में। तो यहाँ पर गैसेस प्रेशर्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, और जैसी गैसेस प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड की तरफ ना जाके बैकवर्ड की तरह रिएक्शन जाती है। तो इसके वजह से ये जो प्रेशर जो होती है वो डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है हीट रिलीज भी होती है और हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसी हीट रिलीज होती है तो वहां पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रिएक्शन शिफ्ट करता है वो टुवर्ड क्या रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करता है, मतलब कि बैकवर्ड करती है। और जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट करेगी वो राइट साइड करेगी, मतलब फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है। जैसे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा उसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो रिएक्शन जो
शिफ्ट होती है, किसी तरह राइट साइड शिफ्ट मतलब फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करती है तो बैकवर्ड शिफ्ट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों, ठीक है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको टाइमिंग जो टी हाफ दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू चेंज फ्रॉम 0.4 मोलर कंसंट्रेशन टू 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन दे रखा है, मतलब इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, और आपको टी हाफ दे रखा है, आपको टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है k इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का कि 1/2 इंटू 2.303 लॉग ए नोट अपॉन ए टी। ए नोट क्या होता है, इनिशियल होता है, और ए टी आपको फाइनल होता है। जो आपको इनिशियल दे रखा है 0.4 और फाइनल आपको 0.1 दे रखा है। तो पहले हम टी हाफ से हम टी निकाल लेंगे। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। पहले हम टी हाफ से हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है वैल्यूज। तो यहाँ से के की वैल्यू हम यहाँ से हम के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। उस तरह से आप के की वैल्यू रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे आप रेट कांस्टेंट निकालोगे तो यहाँ से टी निकाल लोगे तो टी आपको देखने को मिलेगी 40 मिनट्स, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना 4 था और आपको फाइनल 0.1 था। तो वहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो टाइमिंग आएगी 40 मिनट आएगा। इसका आंसर आपको जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पीएच ऑफ 0.1 आपकी कंसंट्रेशन दे रखा है, और पीएच वैल्यू आपको दे रखा है 3 दे रखा है। तो आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है। तो पीएच वैल्यू आपको दे रखा है 3 और कंसंट्रेशन 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है। तो अल्फा निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। तो पीएच आपको 3 दे रखा है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके। तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 आएगा, और आपको कंसंट्रेशन H प्लस का दे रखा है तो अल्फा आप निकाल सकते हैं दोनों को डिवाइड करके, तो आपको 1% देखने को मिल जाएगी। इसका ए आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड इन क्लोज वेसल्स ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड सोडियम नाइट्राइड लिबरेटेड। जैसे हम सोडियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट प्लस O2 गैस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इट्स लेफ्ट बिहाइंड एट द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम देखने को क्या मिलती है, इसमें टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसकी रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड की तरफ जाती है। जिसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, कम टाइम में आपको ऑक्सीजन निकलने को मिलेगी, देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिएक्शन फेवर करेगा वो फॉरवर्ड की तरफ ही फेवर करेगा, इसलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव डायनोफाइल टुवर्ड डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत अच्छा है। ये रिएक्शन जो पूछा गया है डाइल्स एल्डर रिएक्शन को पूछा गया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया डायनोफाइल, एक होता है डाइन, ये आपको इस तरह का डाइन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है डायनोफाइल होता है, ये आपको डायनोफाइल है, ये डाइन होता है। तो डाइन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बट डायनोफाइल के अंदर में होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा डायनोफाइल उतना ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, डाइन अटैक करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनाने के लिए डायनोफाइल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डायनोफाइल के अंदर में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ये भी है और ये भी है। इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, बट ये तो है ही नहीं, ये तो काफ़ी दूर है, और ये भी नहीं। इसमें तो आपको नॉर्मली माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें sp करेक्टर है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल होगा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जिसके वजह से यहाँ पर डायनोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो 26 का ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दे रखा है और आपको इसको आंसर बताना है मेजर प्रोडक्ट। ये सिंपली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। यहाँ पर एक्चुअली नॉर्मली केस में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन में BH3 होता है THF के साथ, सॉल्वेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर ड्यूटेरियम यूज किया गया है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको डबल बॉन्ड अल्कीन्स है, यहाँ पर आपको BD देखने को मिलेगा, क्योंकि BD एक बल्कि ग्रुप होता है, तो BD वहीं पर अटैच होगा, BD2 वहीं पर अटैच होगा जहाँ पर लेस हिंडर्ड होगा, और यहाँ पर D अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर D अटैच होगा, यहाँ पर सिन एडिशन होता है, जहाँ से जैसे D अटैच होगा
वैसे BD2 अटैच होगा, मतलब एबव द प्लेन अटैच हो रहा तो BD2 भी एबव द प्लेन अटैच होगा, क्योंकि सीन एडिशन होती है। इसका मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर D और BD2 आ रहा है, यहाँ पर सेम सीन एडिशन होता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है, सीन एडिशन दोनों होती है, एबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो बेस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं। और बेस क्या करता है, जो बेस आता है सिंपली बेस होता है प्रोटॉन को अपस्टेट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है ऑक्सीजन पे। अब ये नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो बोरन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन जाता है, बोरन के इसमें जाता है। और जैसे जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इंसर्शन होती है, और लास्ट में बोरन निकल जाता है और OH देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर D अटैच हो रहा है, यहाँ पर OH अटैच हो रहा है, मतलब सिन एडिशन होगा। दोनों एबव द प्लेन आ सकता है या फिर दोनों बिलो द प्लेन आ सकता है। तो इसका आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगी, ऐसा ऑप्शन B देखने को मिल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए इज कंडेंसेशन पॉलीमर मेड फ्रॉम द मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आर यूज्ड टू मेक डीएनए। तो डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजनियस बेस होता है वो क्या होता है, एडेनोसिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होती है एंड थायमिन होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन में बेसिस होते हैं। लेकिन उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड 4 आपको देखने को मिल जाती है। वो क्या होता है, डीऑक्सी एडेनोसिन होता है मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन होता है मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी ग्वानिन होता है मोनोफॉस्फेट, एंड डीऑक्सी साइटिडीन होता है मोनोफॉस्फेट। इसका आपको 4 करेक्ट हो जाएगी। इसमें 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल वुड बी बेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश ए सैंपल 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन फ्रॉम 1,1,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी टूल होता है जिसको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ये है, इसको आप स्ट्रक्चर बनाओगे 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन और 1,1,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट का डिफरेंस आएगा क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन या प्रोटॉन की जो इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इसको सबसे बेस्ट जो टूल होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो प्रोटॉन NMR होगा, इसलिए इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच if any of the following compound will display a spin splitting in the proton NMR। इसमें सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया आपको स्पिन स्प्लिटिंग, इसमें कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर में प्रोटॉन में स्प्लिटिंग आ रही है, किसमें स्पिन के अंदर में स्प्लिटिंग आ रही है। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। ये आपको Br Br यही है आपका ऑप्शन के हिसाब से, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो CH2 है आपको 3 CH2 है, एक मिडिल CH2 है, एक टर्मिनल CH2 है। तो जो दोनों टर्मिनल CH2 है उसकी जो होगा उसका इन्वायरमेंट एक ही होगा, मिडिल का एक होगा। तो यहाँ पर आप देखें जब प्रोटॉन मिडिल वाला जो CH2 होगा वो 2 नेबर प्रोटॉन साइड से अटैच है, एक इधर, मतलब आपको एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है। ठीक है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट होगा वो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा, 2 इसका होगा, 2 इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आएगा, n+1 होता है। तो n 4 आ रहा है मतलब 5 देखने को मिलेगा। तो ये क्विंटेट लाइन आएगा आपको देखने को मिलेगा मिडिल CH2 का। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन A का हम बात करें, टर्मिनल का, किसी भी आप ले लो, या इसका ले लो या फिर इसका ले लो, किसी का भी ले लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसकी जो इन्वायरमेंट है प्रोटॉन का कितने हैं, 2 प्रोटॉन का इन्वायरमेंट है, कि टर्मिनल का इन्वायरमेंट मिडिल वाला प्रोटॉन है तो 2 है, तो 2 इन्वायरमेंट है। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी n+1, तो n2 है तो 2+1 3 लाइन्स आएंगे, मतलब ये ट्रिपलेट आएंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखने को मिल रही है, एक में आपको क्वांटिटी देखने को मिल रही है, एक में ट्रिपलेट देखने को मिली। इसका मतलब ये आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल एल्डोपेंटोज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन से बताना आपको कौन एल होता है, कहाँ पे एल होता है, कहाँ पे डी होता है सुगर्स के अंदर में। तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं और ऊपर में अल्डिहाइड होता है और नीचे में क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो जो नीचे के जब सेकंड वाला कार्बन होते हैं उसके अगर OH लेफ्ट साइड होता है तो वो एल होता है, और अगर राइट साइड होगा तो क्या होगा, डी होगा।
ठीक है। जहाँ पर एल की बात करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड है OH, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड है तो ये डी हो जाएगा, ये भी राइट साइड है तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी राइट साइड है तो ये भी डी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एल की बात करा तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। द रफ डिग्रेडेशन प्रोसीजर शॉर्टेन एल्डोज चेन टू गिव टू अपीमर। हाँ, इसमें भी पूछा गया है रफ डिग्रेडेशन की बात किया गया, इसमें क्लियनी फिशर की बात किया गया, क्लियनी फिशर की बात की। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि रफ डिग्रेडेशन के अंदर में होता क्या है, उसमें जो चेन होती है वो शॉर्टनेस होती है, छोटा हो जाता है। और लेकिन क्लियनी फिशर के अंदर में क्या होता है, चेन जो इलोंगेशन होती है वो बढ़ जाती है। और जब भी क्लियनी फिशर के अंदर में चेन इलोंगेशन होता है उसकी 2 इपीमर देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इपीमर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपका सी करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। हाँ, लेकिन रफ डिग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता है, क्लियनी फिशर के अंदर होता है, क्योंकि उसमें चैन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, 5 से क्या होता है 6 में बढ़ जाता है, तो उसके अंदर इपीमर 2 देखने को मिलता है। आपको पता होगा इस चीज के बारे में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि AC8H10 हाइड्रोकार्बन नाइट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड 2 and only 2C8H9NO3 आइसोमर ऑप्टेन। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड आपको बताना है ऑप्शन को देख करके जिसको हम नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन करने के बाद आपको 2 आइसोमर देखने को मिलती है। तो वो कंपाउंड क्या हो सकती है, अपना स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये कंपाउंड होते हैं ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन को हम जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन करने के बाद आपको देखने को मिलती है 3 नाइट्रो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन और 4 नाइट्रो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी, ऑर्थोजाइलिन। तो ये आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला में पूछा गया क्लोरोबेंजीन, दूसरा में है आपको एनालिन, थर्ड में इथाइल बेंजीन, फोर्थ में आपको बेंजोइक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम से आप देख सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं, जो भी मैंने इसको सोल्यूशन लेके आया हूँ आप देख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन के अंदर में होता क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यहाँ पर -I लगाता है। जब -I लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और यहाँ से देने के बाद इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगी, तो आपका 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इथाइल बेंजीन भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें +H लगाती है हाइपर कंजुगेशन, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, उसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये खींच लेगा अपनी ओर, तो इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। वही इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सके। बट यहाँ पर जो बेंजोएट जो है C∩OH जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की काम करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफिशियंट कर देगा, कम कर देगा। तो सबसे कम जो हो जाएगा 4 का होगा, हाँ, उसके बाद जो होगा हमारा 1 का होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, 2, 3, 1, 4, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इथाइल मिथाइल एमीन कैन नॉट बी रिजॉल्व अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर इथाइल मिथाइल एमीन, तो इथाइल मिथाइल एमीन ये होता है, आप देख सकते हैं एक सेकेंडरी एमीन होता है। इवन थो द नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड 3 डिफरेंट ग्रुप, एक CH3 C2H5 और H, ये 3 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, मेकिंग फॉर्मली जो कायरल होते हैं, लेकिन कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू एनंशियोमर अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगी। द नाइट्रोजन रेपिडली इन्वर्ट इट्स कॉन्फिगरेशन लीडिंग टू रेसिमिक मिक्सचर्स। ये आपको क्या होगा, कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये रिजॉल्व नहीं कर सकता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर में। तो 35 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफी क्वेश्चंस इजी थी, इसलिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। 36 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। आपको पता है कि ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड होता क्या है। ब्रॉन्स्टेड जो एसिड होता है जो H+ डोनेट कर सकता है, ये ब्रॉन्स्टेड जो एसिड होता है वो H+ क्या करता है, डोनेट करता है। और ब्रॉन्स्टेड जो बेस होता है ब्रॉन्स्टेड जो बेस होता है वो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर देखना कौन H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। ये आप नाइट्रोजन देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो लोन पेयर है ये फ्री है, कहीं रिंग में पार्टिसिपेट
नहीं कर रहा है तो प्रोटॉन को आसानी से क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ये रिंग में पार्टिसिपेट हो जाता है तो ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये भी रिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा लोन पेयर, तो ये भी नहीं करेगा। ये भी रिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा तो ये भी नहीं करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। बट ये ऑर्डर की बात करें तो ए ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद बी होगा। बी भी एक अच्छा खासा ब्राउनस्टेड बेस कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ए का कंपैरिजन थोड़ा कम होता है, तो 36 का ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फेवर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द रिजेक्शन सो द बिलो। ये सिंपल मैंने पहले भी करा रखा, 2024 में भी करा रखा हूँ। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें से बेस डिफरेंट था। उसमें बेस क्या था, पायरोलिडीन था, बट इसमें जो बेस पूछा गया है पिप्रिडीन बेस पूछा गया है। तो बात सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं। ये नेम रिएक्शन क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता रखा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। ये स्टॉर्क इनामाइन का एक नेम रिएक्शन होते हैं, उसी का क्वेश्चन है। तो इसका सिंपली आंसर आपका डी करेक्ट हो जाए। मुझे आंसर भी इसका याद हो गया है कि 2024 मैंने सोल्व कराया है PYQ में, तो मुझे याद है। ये pH 5 दे रखा, मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेके आया हूँ। यहाँ पर क्या है सोल्यूशन, जो अभी बच्चे 2024 को वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा 2024 का वीडियो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से क्वेश्चन आपको मैच देखने को मिल जाती है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन होता है, इसके एसिडिक प्रोटॉन जो ऑक्सीजन को लोन पे अब्स्ट्रैक्ट करता है और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देती है। फिर पिप्रिडीन का जो लोन पेयर नाइट्रोजन का है वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यह प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। 37 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट फ्रॉम द होफमैन एलिमिनेशन ऑफ 4 मिथाइल 2 अमीनो पेंटेन। मतलब पेंटेन मतलब 5 कार्बन आपको यहाँ पर लेना है, 5 कार्बन आप यहाँ पर लोगे, ठीक है। तो यहाँ 5 मैंने ले लिया। यहाँ पर आपको 2 अमीनो है, नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच है, और कितना है 4 मिथाइल, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। और यहाँ बताना हॉफमैन एलिमिनेशन से बताना है इसकी प्रोडक्ट क्या रहने वाली। यहाँ पर आप देखते हैं सोल्यूशन से, तो ये आपको 2 पे अमीनो है और 4 पे मिथाइल है। इसको हम रिएक्ट, जब भी हॉफमैन एलिमिनेशन का रिएक्शन होता है तो मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करती है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो मिथाइल पे अटैक करता है और आयोडीन निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्वाटनरी अमोनियम का सॉल्ट बनता है, और यहाँ पर जो अमोनियम जो सॉल्ट बना उसको बैलेंस करता है आयोडीन माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, बेस जो होता है वो लेस हिंडर प्रोटॉन से अब्स्ट्रैक्ट करता है। मैंने आपको बता दूं कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनता है, और सेटजेब जो एलिमिनेशन सेटजेब प्रोडक्ट होता है वो मोर अल्किन सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनता है। तो यहाँ पर अल्किन जो बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा। तो बेस जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा वही से अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन जहाँ पर लेस हिंडर है, यहाँ पर लेस हिंडर है, यहाँ पर मोर हिंडर है। तो लेस हिंडर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रोटॉन होता है वो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये एलिमिनेट कर जाएगा और डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं, क्या आंसर बोल सकते हैं, इसको आंसर बोल सकते हैं 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द नाइट्रोजन आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्शियरी एमीन्स may be removed as trimethylamine by replace हॉफमैन एलिमिनेशन। ये सेम वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने अभी डिस्कस किया हूँ, सिंपली हॉफमैन एलिमिनेशन से बाय हीटिंग AgOH, या फिर वाटर हो, या वाटर होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हीटिंग करते हैं लास्ट में निकलता है वो Ag2O और वाटर से निकलता है या फिर AgOH से निकलता है, विच एमीन्स रिक्वायर टू ग्रेटर नंबर ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन। तो सिंपली आपको बताना है स्टार्टिंग जो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर बनता क्या है, जब हम जो अमोनिया जो एमीन होता है, जो एमीन होता है वो अटैक करता है किससे, किसी मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करता है, और मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करने पे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, और उसके बाद बनने के बाद एक लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ये वही नाइट्रोजन अटैक करेगा मिथाइल पे, और वही नाइट्रोजन क्वाटनरी सॉल्ट बनेगा जो आसानी से लिविंग ग्रुप बन करके निकल जाए।
तो ये कौन करेगा? जो रिंग के अंदर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट है वो नहीं करेगा, जो रिंग के बाहर है। तो ये रिंग के बाहर है तो ये ही करेगा। ये करेगा तो आसानी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा और आसानी से क्या होगा? एलिमिनेट कर जाएगा और इसी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा और इसका जो रिएक्टेंट होगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ टू आइसोमर हैव बीन क्लासिफाइड करेक्टली एज एनोमर इट्स मे बी आल्सो कॉल्ड। तो सिंपली इसका आंसर जो होता है वो एपिमर्स होता है कि जो आइसोमर्स होते हैं, तो दो आइसोमर होते हैं जो क्लासिफाइड करते हैं वो एनोमर के अकॉर्डिंग, वो उसका एपिमर होता है कि एनोमर और एपिमर आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये आंसर आपका डी भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आंसर की में क्या दे रखा है, सी दे रखा है कि डी दे रखा है। तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी होता है, बट चांसेस सी होने का है कि डायस्टियोमर भी होते हैं किसी किसी केस में, लेकिन इसका आंसर जो होगा सी होगा। लेकिन आप आंसर की में अगर डी दे रखा तो डी भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की जेएमआई का ऑफिशियल के हिसाब से। ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 40 क्वेश्चन मैं सोल्व किया हूं पार्ट ए के अंदर में। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन बचे हैं 60 क्वेश्चन बचे हैं, उसको मैं जल्द से जल्द एग्जामिनेशन होने से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है कि आज 10 मई है तो आज को 10 मई को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, और तो हो सकता है मैं 11 मई को दे दूं और नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे वो 12 मई को आ जाएंगे। तो आपको 14 मई से पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों यारों में शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कर देना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।